जरा एक स्थिति के बारे में सोचिए। अच्छा, कैसी स्थिति? मतलब कल सुबह उठने पर पता चले कि शहर के हर सुपरमार्केट के शेल्फ पूरी तरह से खाली हैं। दवाइयों की सप्लाई एकदम रुक गई है। अरे बाप रे, ये तो किसी डरावनी फिल्म जैसा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई स्थानीय तूफान आया है या कोई हड़ताल हुई है, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने में हजारों किलोमीटर दूर पानी के एक बेहद छोटे से 21 किलोमीटर चौड़े संकरे रास्ते पर कोई रुकावट आ गई है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। हम अक्सर अपनी इस आधुनिक दुनिया को एक बहुत ही मजबूत, अचूक और स्थिर मशीन की तरह देखते हैं। एक ऐसी मशीन जिसमें अगर कोई पुर्जा खराब हो जाए तो बस उसे निकालकर उसकी जगह नया पुर्जा लगाया जा सकता है। सही कहा, हम बस स्विच दबाते हैं और लाइट जल जाती है ना? सब कुछ कितना सुरक्षित लगता है, लेकिन आज हम इसी सुरक्षा की बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो इस आधुनिक व्यवस्था ने हमारे चारों ओर बुन दिया है। हमें लगता है कि यह स्थिरता डिफॉल्ट है, लेकिन आज की यह चर्चा इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाली है। एकदम ठीक कहा। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत ही शानदार सामग्री है। हाँ, आज हमारे पास दो बेहद अलग लेकिन गहरे रूप से जुड़े हुए स्रोत हैं। पहला ए खटाना द्वारा विकसित लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क, जो कि जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। बिल्कुल। और दूसरा स्रोत है ग्लोबल फ्रेजिलिटी फ्रेमवर्क और फिजिकल रियलिज्म पर एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट। ये बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना? आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हमारी ये विशाल और शानदार दिखने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था असल में कितनी नाजुक है। ये मशीन किसी ठोस लोहे की नहीं बल्कि बहुत ही पतले कांच की बनी है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक विशेष लर्निंग लूप का उपयोग करके हम खुद को बचा सकते हैं। हाँ, इस अनिश्चितता के बीच कोई भी इंसान खुद को अप्रासंगिक होने से कैसे रोक सकता है, यही आज का मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है ये चर्चा सुनने वालों के लिए बेहद जरूरी है, चाहे कोई अपने करियर की शुरुआत कर रहा हो या किसी बड़े पद पर हो। बिल्कुल, क्योंकि ये दुनिया के काम करने के उस असली और थोड़े डरावने तंत्र को उजागर करती है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से होती है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया असल में कैसे काम करती है। मतलब मुख्यधारा के अर्थशास्त्र का नजरिया। हाँ, मुख्यधारा का अर्थशास्त्र अक्सर एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती करता है। वो समरूपता के मिथक पर चलता है। समरूपता का मिथक मतलब मिथ ऑफ होमोजेनिटी। बिल्कुल, ये मान लिया जाता है कि दुनिया एक स्प्रेडशीट की तरह है। अच्छा, मतलब ये मान लेना कि हर चीज का एक आसान विकल्प मौजूद है। एकदम सही। जैसे अर्थशास्त्र की किताबों में अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर मध्य पूर्व से तेल आना बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, हम वेनेजुएला या किसी और जगह से तेल खरीद लेंगे। हाँ, या फिर अगर कोई एक खदान बंद हो जाए तो पैसे के बल पर हम किसी दूसरी चीज से उसका काम चला लेंगे। ऐसा लगता है जैसे वे मानते हैं कि सिर्फ पैसा ही उत्पादन का असली स्रोत है। और यहीं फिजिकल रियलिज्म या भौतिक यथार्थवाद की अवधारणा एक दीवार की तरह सामने आती है। तो ये फिजिकल रियलिज्म असल में क्या कहता है? हकीकत ये है कि उत्पादन के लिए पैसे से कहीं ज्यादा भौतिक ऊर्जा और विशिष्ट संसाधनों की जरूरत होती है। अच्छा। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका कोई विकल्प नहीं होता और अगर वे खत्म हो जाएं तो उनका नुकसान स्थायी होता है। मतलब दुनिया का सारा पैसा मिलकर भी किसी भौतिक तत्व को जादू से पैदा नहीं कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इस बात को गहराई से समझने के लिए मुझे जेंगा टावर का खेल याद आ रहा है। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, जेंगा टावर बहुत अच्छा उदाहरण है। जेंगा का वो लकड़ियों के ब्लॉक वाला टावर देखने में बहुत विशाल और मजबूत लगता है। खेल के दौरान ऊपर से ब्लॉक्स निकाले जाते हैं और सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली खेल तो नीचे के ब्लॉक्स में होता है। बिल्कुल। जब नीचे से कोई ब्लॉक निकाला जाता है तो टावर सिर्फ छोटा नहीं होता, उस ब्लॉक के हिस्से का सारा भार और तनाव बाकी बचे हुए कमजोर ब्लॉक्स पर अचानक आ जाता है। और अगर गलती से वो एक खास बुनियादी ब्लॉक खींच लिया जाए तो पूरी व्यवस्था एक सेकंड में ढह जाती है। एकदम सही। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो जेंगा टावर के इस अचानक ढहने की प्रक्रिया को ही सेनेका क्लिफ कहा जाता है। अच्छा, सेनेका क्लिफ, ये नाम काफी दिलचस्प है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। जटिल प्रणालियां बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। एक साम्राज्य या अर्थव्यवस्था को खड़ा होने में सदियां लगती हैं, लेकिन जब वे अपने संसाधनों की सीमा पार कर लेती हैं, भयानक झटके के साथ अचानक ढह जाती हैं। और ये वो खास बुनियादी ब्लॉक्स हैं
जिन्हें हम भौतिक बाधाएं या फिजिकल बॉटलनेक्स कह सकते हैं। बिल्कुल। और असल दुनिया में हॉर्मुज जल डमरू मध्य इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। हाँ, देखने में नक्शे पर ये एक मामूली सी लकीर लगता है, लेकिन ये दुनिया की 20 से 30% वैश्विक तेल आपूर्ति को नियंत्रित करता है। 1 मिनट, 20 से 30%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। एक छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष भी अगर इस मार्ग को कुछ हफ्तों के लिए अवरुद्ध कर दे तो ये वैश्विक उत्पादन का सचमुच सिर कलम कर सकता है। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊर्जा सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है जिसे हम खरीदते या बेचते हैं। ऊर्जा जीडीपी का भौतिक चालक है। मतलब एनर्जी जीडीपी लिंक का सीधा गणित। हाँ, अगर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति में 5 से 10% की गिरावट आती है तो दुनिया के कुल उत्पादन में भी ठीक 5 से 10% की ही गिरावट आती है। ऊर्जा वह खून है जो इस पूरी व्यवस्था को जिंदा रखे हुए है। लेकिन यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? जब हम तेल और गैस की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ गाड़ियां, कारखाने या बिजली आती है। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये भौतिक बाधाएं सीधे हमारे खाने की मेज से जुड़ी हों? चलिए फर्टिलाइजर फैमीन लिंक पर बात करते हैं। ये जानना किसी के लिए भी सच में आंखें खोलने वाला हो सकता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज दुनिया की 8 अरब की आबादी का पेट कैसे भर रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हैबर-बॉश प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उपयोग करके हवा से नाइट्रोजन को खींचा जाता है। मतलब हवा से सीधा नाइट्रोजन निकालकर खाद बनाई जाती है? हाँ, इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में गर्मी और दबाव की जरूरत होती है जो जीवाश्म ईंधन से ही मिलता है। इसी से कृषि के लिए रासायनिक खाद तैयार होती है। और इस तथ्य का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा क्या है पता है? क्या? इस हेबर-बॉश प्रक्रिया और रासायनिक खाद के बिना हमारी पृथ्वी प्राकृतिक रूप से मौजूद उर्वरकों के सहारे केवल 1 से 2 अरब लोगों का ही भरण पोषण कर सकती है। सच में? इसका मतलब है कि हम सचमुच तेल खा रहे हैं? बिल्कुल। अगर पेट्रोलियम आधारित ये आपूर्ति श्रृंखला टूटती है तो इसका परिणाम सिर्फ बाजार में महंगाई नहीं होगा। इसका सीधा मतलब होगा वैश्विक स्तर पर एक भयंकर अकाल। ये तो हुई खाने और जीवित रहने की बात, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। मैं खाने या परिवहन के मामले में भौतिक दुनिया की इस मजबूरी को समझ सकता हूँ, लेकिन आज हम तकनीकी युग में जी रहे हैं ना। डिजिटल दुनिया की बात करें आप? हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, एआई, ये तो सिर्फ डाटा और कोड हैं। लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। क्या हम इन भौतिक सीमाओं से परे एक आभासी दुनिया नहीं बना चुके हैं? क्या सॉफ्टवेयर हमें इस संकट से नहीं बचा सकता? यहीं पर भौतिक यथार्थवाद का सबसे हैरतअंगेज सबक सामने आता है। सच्चाई ये है कि डिजिटल दुनिया पूरी तरह से भौतिक खनिजों पर निर्भर है। मतलब सॉफ्टवेयर भी भौतिक चीजों पर टिका है? बिल्कुल। कोई भी बेहतरीन सॉफ्टवेयर या एआई किसी गायब भौतिक तत्व को हवा से पैदा नहीं कर सकता। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें हीलियम की बाधा को देखना होगा। आमतौर पर लोग हीलियम को सिर्फ गुब्बारों में उड़ने वाली एक गैस मानते हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन असल में ये हमारे स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स की जान है। एकदम सही। सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप्स के निर्माण में हीलियम गैस बहुत जरूरी है। वो क्यों? चिप बनाते समय तापमान को एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य के करीब रखना पड़ता है। हीलियम ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा तत्व है जो इतने कम तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है। तो इसका कोई लैब निर्मित विकल्प नहीं है? कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अगर दुनिया के हीलियम उत्पादन में 30% की कटौती हो जाए तो दुनिया भर में चिप उत्पादन में भी 30% की भारी गिरावट आ जाएगी। अरे वाह, ये तो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह से ठप कर सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, पंप एंड डंप पॉलिटिक्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ मैं सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं कि हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। बिल्कुल, हम केवल स्रोत में दी गई जानकारी को साझा कर रहे हैं। स्रोत बताता है कि राजनेता अक्सर सिर्फ ध्यान खींचने के लिए या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आक्रामक बयानबाजी करते हैं।
जिससे बाजारों में दहशत फैलती है। हाँ, और कई बार राजनीतिक फैसले किसी ठोस नीति से प्रेरित नहीं होते, बल्कि सिर्फ स्वार्थ से होते हैं। इसलिए दैनिक खबरों पर भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय किसी भी समझदार व्यक्ति को इसके पीछे चल रहे संसाधनों के खेल को देखना चाहिए। बिल्कुल सही। शोर के पीछे का ये भौतिक यथार्थवाद ही असली कहानी है। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारा भोजन और डिजिटल ढांचा बाहरी खतरों पर कितना निर्भर है। लेकिन ये संकट सिर्फ खनिजों तक सीमित नहीं है। अब एक नई कमजोरी उभर रही है। आप मानव श्रम के अवमूल्यन की बात कर रही हैं? हाँ, एआई का प्रभाव। नौकरी का भरोसा नहीं, ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं रह गया है। बिल्कुल। एआई अब भविष्य की कोई परिकल्पना नहीं है, ये आज की सच्चाई है। और ये सिर्फ साधारण काम नहीं कर रहा है। एआई अब क्लर्क स्तर के और एंट्री लेवल के व्हाइट कॉलर पदों को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। मतलब जो काम एक डेटा एनालिस्ट या राइटर हफ्तों में करता है, एआई उसे सेकंडों में कर सकता है। अनुमान यह है कि लगभग 50% वर्किंग क्लास नौकरियां तेजी से खत्म हो सकती हैं। आज एक सिंगल एआई एजेंट अकेले 3 लोगों का काम कर सकता है। बाप रे! तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब कोई अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा हो, तो दुनिया किस तरफ जा रही है? स्रोत में भविष्य की 2 विपरीत तस्वीरों की तुलना की गई है। एक है स्टार ट्रेक का भविष्य, जहां तकनीक से अपार समृद्धि है और इंसानों को जीवित रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। और दूसरा है हंगर गेम्स का भविष्य, जहां संसाधनों की भारी कमी है और भारी दमन है। तो इसके समाधान के रूप में क्या सोचा जा रहा है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का जिक्र किया गया है। अच्छा, ताकि काम की आवश्यकता कम होने पर भी इंसान का अस्तित्व बचा रहे। हाँ, लेकिन यूबीआई सिर्फ एक न्यूनतम सुरक्षा है। असली सवाल है कि इस दुनिया में प्रासंगिक कैसे रहा जाए। वही तो मैं सोच रहा था, एक आम इंसान क्या करे? यहाँ कठोर निष्कर्ष ये है कि कौशल ही नई मुद्रा है। स्किल इज द न्यू करेंसी। क्योंकि सामान्य कौशल तो आसानी से ऑटोमेट हो जाएंगे। बिल्कुल। सुनने वालों को या तो एआई एजेंट मैनेजर बनना होगा, मतलब जो इन प्रणालियों को चलाना जानता हो। हाँ, या फिर अपने क्षेत्र का डीप एक्सपर्ट बनना होगा। और साथ ही ह्यूमन टू ह्यूमन रिश्तों पर जोर देना होगा, जिन्हें मशीन कॉपी न कर सके। तो अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सेनिका क्लिफ का खतरा और एआई की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। हाँ, ये सब काफी भारी लग सकता है। तो यहां से हमारी चर्चा पूरी तरह से समाधान की ओर मुड़ती है। इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? इसका जवाब है आत्मनिर्भरता। द सेल्फ सफिशिएंसी पिवट नामक एक 4 कदम का बचाव ढांचा है। अच्छा, ये 4 कदम क्या हैं? पहला है ऊर्जा स्वतंत्रता, मतलब ग्रिड से हटने के लिए सोलर पैनल लगाना। और दूसरा? दूसरा है संसाधन जागरूकता, यह जानना कि किन चीजों के लिए हम कमजोर क्षेत्रों पर निर्भर हैं। और तीसरा कदम पक्का भोजन से जुड़ा होगा? बिल्कुल। स्थानीय उत्पादन यानी भोजन सुरक्षा के लिए स्थानीय किसानों से जुड़ना या खुद उगाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है चौथा कदम, स्किल इंसुलेशन। स्किल इंसुलेशन मतलब अपने दिमाग को इस तरह ढालना कि बाहरी झटकों का असर न हो। एकदम सही। और यहीं पर हम एए खटाना के लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क को पेश करते हैं। ये एक पेड लर्निंग स्ट्रक्चर है ना? हाँ, जहाँ सीखना कभी भी अलग थलग नहीं होता। यह एक निरंतर लूप है। अच्छा, तो ये लूप काम कैसे करता है? इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। सीखें, टेस्ट करें, मजबूत करें और आगे बढ़ें। लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस। बिल्कुल। और इसे 3 स्तरों में बांटा गया है। स्तर 1 है आधार या फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन में क्या होता है? सिर्फ किताबें पढ़ना? नहीं। सबसे पहले माइंड मैप और समरी के जरिए बुनियादी समझ बनानी होती है। फिर तुरंत क्विज के जरिए शुरुआती याददाश्त या रिकॉल को टेस्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब जब दिमाग पर जानकारी याद रखने का जोर डाला जाता है तो न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। एकदम सही। परीक्षण खुद सीखने की एक गहरी प्रक्रिया है। और जब ये नींव पक्की हो जाती है तब आता है स्तर 2, सक्रिय सीखना या एक्टिव लर्निंग। हाँ, क्योंकि एआई के युग में सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो इस स्तर पर क्या अलग होता है? यहाँ प्रॉम्प्ट्स और इंटरैक्टिव चैट के जरिए समझ को गहरा किया जाता है। यहाँ भी टेस्ट होता है, लेकिन ज्ञान को लागू करने यानी एप्लीकेशन का। अच्छा, मतलब परिदृश्य आधारित सवाल। बिल्कुल।
और अंत में आता है स्तर 3 महारत या मास्टरी। यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मास्टरी कैसे हासिल होती है? इसमें ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस के जरिए नए ढांचे बनाए जाते हैं और उच्च स्तरीय सवालों से प्रदर्शन सुधारा जाता है। जहां भी कमजोरी दिखे उसे तुरंत मजबूत किया जाता है। अगर हम सोचें तो इस कमजोर दुनिया में जहां जस्ट इन टाइम आपूर्ति विफल हो रही है, हमें जस्ट इन केस तैयारी की जरूरत है। एकदम सटीक बात। जरूरत पड़ने का इंतजार मत करो, बल्कि पहले से तैयार रहो। और ये तैयारी रातों रात नहीं होती। ये इसी स्ट्रक्चर्ड, रीएनफोर्स्ड लर्निंग लूप के जरिए होती है। सीखना, परीक्षण करना और कमियों को सुधारना ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी वैश्विक व्यवस्था भौतिक और भू राजनीतिक रूप से नाजुक है। भोजन और ऊर्जा जैसी बुनियादी चीजें खतरे में हो सकती हैं। बिल्कुल, नौकरी का भरोसा नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भरता और निरंतर सीखने की प्रक्रिया ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। स्तरों को मत छोड़ें, सक्रिय रूप से सीखें और अपनी कमजोरियों को मजबूत करें। यही समय की मांग है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार छोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 100 सालों में हमने जिस अत्यधिक दक्षता और सुविधा को अपना सबसे बड़ा आविष्कार माना, असल में उसी ने हमारी प्राकृतिक लचीलेपन को खत्म कर दिया हो? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमने 10 मिनट में खाना डिलीवर करने वाले ऐप्स और आराम के बदले अनजाने में अपनी सुरक्षा का ही सौदा कर लिया है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार करें और अपनी आत्मनिर्भरता की यात्रा आज ही शुरू करें। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और सुरक्षित रहें।